नमस्कार। मैं हूं सागर दुबे। माध्यमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में हमने आधारभूत तत्वों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। अभी हमने मूल पाठ शुरू नहीं किया है। शुरू करने से पहले जो जानकारी आवश्यक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो काम है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम संविधान रटाना नहीं है, संविधान को व्यवहार में लाना है, संविधान को समझना है और आत्मसात करना है। संविधान पढ़ने के लिए, टेक्निकल लैंग्वेज रटने के लिए आपके पास किताबें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन क्या आप संविधान को समझ पा रहे हैं, व्यवहार में आत्मसात कर पा रहे हैं, करंट से उठते हुए मुद्दों को लिंक कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीजन सिर्फ एक है कि अभी आपने पॉलिटी को आत्मसात नहीं किया है। विषय को व्यवहारिक बनाइए, विषय आपको ऑटोमेटिक आत्मसात कर देंगे। तो विषय के साथ थोड़ा सा ईमानदार रहिए, जो पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। और उससे पहले थोड़ी सी बात ये हो जाए कि बोर्ड के बारे में बहुत से लोगों को आपत्ति होगी कि सर ये बोर्ड में कुछ दिखता नहीं है, या बोर्ड में इतना सारा मैटर लिखा है, हम कैसे नोट डाउन करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये बोर्ड में जो लिखा है ये कोडिंग है, मेरे द्वारा बनाई गई कोडिंग है। ये एक मनोवैज्ञानिक कोडिंग है। इसके अंतर्गत में बहुत सारा डेटा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है मेंस के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात और, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पीएससी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, झारखंड पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी, जो उसका पॉलिटी वाला कॉमन चैप्टर है, चाहे प्रीलिम्स चाहे मेंस, उसका पूरा सेगमेंट हम कवर करेंगे। हम बियॉन्ड द सिलेबस भी जाएंगे। मध्य प्रदेश पीएससी तो इसमें पूरा मेंस तक का कवर होगा ही प्रीलिम्स के साथ। उसके अलावा यूपी पीसीएस का भी मेंस हम इसमें समाहित कर देंगे। और अदर पीसीएस में भी जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, शासन व्यवस्था वाला सेक्शन है, पूरा का पूरा हम डाल देंगे। इससे आपका काम एक ही जगह हो जाएगा। और संविधान को सिर्फ एक ही बार पढ़िए, आपको अलग अलग सोर्सेस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। संविधान एक बार पढ़ें, थोड़ा सा डिटेल पढ़ें, एनालिसिस करें, करंट से मुद्दों को देखते रहें। जैसे अभी करंट से मुद्दे चल रहे हैं, पीओके वाला मामला चल रहा है। मोदी जी ने पीओके को खाली करवाने के लिए सेना को आदेश दिया है, और अभी ये वैश्विक संदर्भ में चल रहा है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये जो खाली करवाने वाली प्रोसेस है, ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है। जब राज व्यवस्था पढ़ेंगे, डॉक्टर हरि सिंह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ेंगे, संधि पत्र उस समय चलते थे जब भारतीय राज्यों का विलय हो रहा था। तब हरि सिंह ने कहा था कि हमें आप सुरक्षा दीजिए, हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई एक छोटी सी भूल का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, और इसी भूल को सुधारने के लिए मोदी जी तत्पर हैं। दूसरी बात तो ये कि ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, ये मैं मुंह से भी बोलूँगा, ये टेक्निकल कंटेंट है, ये बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये मैं डायरेक्ट आप देख भी लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं समझा दूंगा, और समझाने के साथ पहली बात तो ये कि मैं समझाते समझाते जो भी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, सरल से सरल लैंग्वेज, आप सरल से सरल नोट्स बनाइए। आपको कठिन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स समझना है, व्यवहार में लाना है। बाकी के लिए मार्केट में बुक्स आती हैं जो छपी छपाई सीधे रहती हैं। यदि मैं उसी लैंग्वेज को उतरवा दूँ यहाँ और आपको समझ में नहीं आए, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मेरे पढ़ाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपसे पॉलिटी आनी चाहिए, आपके व्यवहार में उतर जानी चाहिए। तो पॉलिटी हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की ओर हमने प्रारंभिक परिचय देख लिया था, और आपका काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी प्यार मिला। उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और कल मेरे गुरुजी, जिनसे मैंने खुद ही शिक्षा ली थी, जब मैं एमपीपीएससी का स्टूडेंट था तब मैंने उनसे शिक्षा ली थी, उन्होंने भी मेरे कार्य को सराहा। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, और मेरा उत्साह और दुगना हुआ। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों का धन्यवाद इसके लिए। चलिए, समय बहुत कीमती है, समय जाया न करते हुए हम सीधे मैटर पे आते हैं। भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था में हमने पहले प्रारंभिक परिचय देखा, संविधान क्या है, देखा संविधान एक नियमावली है जो समाज और राष्ट्र को एक क्रमबद्ध तरीके से एक पुस्तक के अंतर्गत
निहित करती है कि उसकी एक नियमावली क्या होगी, विधि संहिता क्या होगी, हमारा देश, हमारा शासन व्यवस्था, हमारे लोग, हमारी सरकार कैसे काम करेगी। उसके बाद हमने संविधानवाद पढ़ा था। सत्ता निरंकुशता को रोकने के लिए जो बाध्यकारी शक्तियाँ संविधान में निहित है उसे संविधानवाद कहते हैं। उसके बाद हम संविधान की विशेषताओं में चले आ रहे थे, तो हमने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा सबसे बड़ा, विस्तृत संविधान एवं लिखित संविधान। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने लोकतांत्रिक संविधान पढ़ा। हमारा संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है। संसदीय व्यवस्था पढ़ा। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज हम आगे से ही शुरू कर रहे हैं। ये कंटेंट बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, बहुत ही रिच कंटेंट है, एक जगह का तो है नहीं। ये प्रेफरेंस बुक और बहुत सारी अच्छे क्वालिटी मैटर जो मुझे मिल रहे हैं, मैं उससे छांट लेता हूँ उसको, ताकि आपको समझ में आए। और केवल इसमें वही चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे आनी है। फालतू की नो बकवास, सिलेबस के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें से नहीं आना है। तो लगभग मैंने उन सब तत्वों का समावेश कर लिया है जो मध्य प्रदेश पीएससी मेंस के हिसाब से और यूपी पीसीएस के मेंस और प्री दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। पूरे संविधान को ही मैंने सेट कर दिया है। मैटर का पूरा मेरा जो सहारा है वो इकट्ठा हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू मैटर ही मुझे क्लास देनी है। और हाँ, क्योंकि मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ तो मैं क्लास तो पढ़ाता ही हूँ और मुझे इसमें भी काम करना होता है। उसके अलावा मुझे खुद की भी तैयारी करनी होती है, खुद के अध्ययन कार्य में भी लगा हुआ हूँ। तो मैं वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, हो सकता है एक ही वीडियो डले मेरी, और आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो 3 वीडियो डल सकती है। लेकिन अभी आपको संतोष करना होगा इससे, अभी प्रारंभिक समय है। चलिए, समय जाया न करते हुए बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में हमने जो चीज़ें पढ़ ली थी उसके आगे भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता में हमने क्या पढ़ा था, विस्तृत एवं लिखित संविधान, जिसमें हमने पढ़ा था 2017 तक 448 अनुच्छेदों का समावेश भारतीय संविधान की व्यापकता का लक्षण है। उसके बाद हमने नम्य और कठोर दोनों प्रकार के संविधान की परिचर्चा की थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का कथन बहुत प्रिय था जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था। उनका कथन था कि भले ही हम कितना ही स्थायी और दृढ़ संविधान बना ले, लेकिन समय व परिस्थिति के अनुरूप यदि इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो वह राष्ट्र के विकास को रोक देगा। फिर उसके बाद हम परिचर्चा कर रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था, जिसमें हमने देखा भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ जो प्रतिनिधि है वो वंश आधारित व्यवस्था पे नहीं चलते हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई व्यवस्था पे चलते हैं, यानी जनता ही खुद को प्रशासित करती है। संसदीय व्यवस्था पढ़ा। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ भी लागू है, बस ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर प्रणाली बोलते हैं, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। लोकसभा राज्यसभा उसके अंग है। लोकसभा राज्यसभा राज्य में भी होते हैं, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा अलग होता है। वहाँ उन्हें विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। बाकी यदि आप राज्य के हिसाब से सोचें तो राज्य के हिसाब से वो भी लोकसभा और राज्यसभा ही है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमने संसदीय संप्रभुता की बात की और भारत की संसदीय स्थिति की बात की। क्या भारत में संसदीय संप्रभुता है? मेरे पे ध्यान फोकस करना है, बोर्ड पे नहीं। बोर्ड पे कंटेंट बहुत ही लिमिटेड है, ये सिर्फ मैं अपने लिए करता हूं ताकि आपके लिए क्वालिटी से क्वालिटी मैटर दे सकूं। संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं। क्या है संसदीय संप्रभुता? क्या भारत संसदीय संप्रभु है? मेरे बहुत से भाई बंधु हाथ उठा के बोलना चाह रहे होंगे, हाँ सर संसदीय संप्रभु है, पूरे नियमावली संसद ही चलाती है और संसद की ही हर जगह व्यापकता है, सर्वोच्चता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मैं आपका भ्रम दूर कर दूं कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान ही संसद का निरूपण करता है, संविधान में ही संसद की संरचना का वर्णन किया गया है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि संविधान ने संसद को बनाया और संसद संविधान से ऊपर हो सकती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था चलती है, जैसे ब्रिटेन में आज भी ब्रिटेन साम्राज्य चलती है, महारानी का शासन चलता है, वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं लाजमी है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या है? ये 20 वर्ड का मेंस का क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसदीय संप्रभुता, संप्रभुता क्या होती है? आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हो। संसदीय
संप्रभुता के मतलब ये होता है या तात्पर्य ये होता है कि आपने संसद कोई भी नियम बनाता है, संसद कोई भी नियम बनाता है तो संसद नियम को इस प्रकार बनाएगा कि उस पे उसका पूरा नियंत्रण रहे। कहने का मतलब ये कि उसको वह संशोधित भी कर सके, समाप्त भी कर सके और जब चाहे तो बना भी सके या आगे बढ़ा सके। या लंबित कोई मामला है या लंबित कोई विधेयक है तो उसको भी संसद में लाया जा सकता है और पास कराया जा सकता है। तो संसद ही सर्वोच्च होती है, पूरा काम संसद का होता है। यहाँ पे ब्रिटेन की प्रणाली में संविधान से ज़्यादा संसद की चलती है, इसलिए वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तीनों व्यवस्थाएं, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एक दूसरे से स्वतंत्र अवस्था में काम करती हैं तब तक जब तक जन कल्याण की भावना निहित है। और जहाँ जनता के अधिकारों का दुरुपयोग होता है या जनता के अधिकारों को रोकते हैं ऐसी कोई विधियाँ या संसद द्वारा लिया गया कोई भी ऐसा एक्शन, वहाँ पर न्यायपालिका खड़ी हो जाती है। तो संसदीय सर्वोच्चता के अंतर्गत संसद ही सर्वेसर्वा होता है, वह सर्वोच्च प्राधिकरण होता है। सर्वोच्च प्राधिकरण का मतलब ये टेक्निकल टर्म में लिखिएगा कि संसदीय सर्वोच्चता में संसद सर्वोच्च प्राधिकरण होता है। सर्वोच्च प्राधिकरण कहने का मतलब ये, संसद स्वयं कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती है या नहीं करती है जिसे वो आगे चल के स्वयं ना सुधार सके। तो ये है संसदीय संप्रभुता का या संसदीय सर्वोच्चता का एक विस्तृत विवरण। तो आप तो समझ ही गए होंगे संविधान की सर्वोच्चता और संसद की सर्वोच्चता में क्या अंतर है। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान में इसलिए निहित की गई है ताकि संसद मनमानी ना कर सके। संसद को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और भारतीय व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी, इसलिए ऐसा करना लाजमी था। अब देख लेते हैं थोड़ा इसका टेक्निकल टर्म। देखिए, संसदीय संप्रभुता और भारत संसद की स्थिति में संसदीय संप्रभुता को संसदीय सर्वोच्चता या विधायी सर्वोच्चता कहते हैं। अपने नोट्स में लिख लीजिए आप। उसके बाद आप जान लीजिए, इसमें लिखा संसद को सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाती है जो किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, नया कानून बनाती है। कहने का मतलब ये, सर्वोच्च प्राधिकरण का मतलब यही है कि आप किसी भी कानून को बना सको और किसी भी कानून को नष्ट कर सको। आप कोई ऐसा कानून ना बनाओ जिसे आप स्वयं ही संशोधित ना कर सको, नष्ट ना कर सको। तो यदि आप कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जिसपे आपकी स्वयं की पकड़ नहीं है तो फिर संप्रभुता कहेगी, सर्वोच्चता कहेगी। सर्वोच्चता का मतलब यही कि आप सर्वेसर्वा है, जो चाहे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, आप ये लिखते चलिएगा, आपके लिखवाने के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बोर्ड में दिखता नहीं होगा। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसे वह स्वयं संशोधित न कर सके। और दूसरी चीज ये कि संसदीय सर्वोच्चता में संसद द्वारा लिए गए निर्णय न्यायिक समीक्षा में नहीं आते हैं। न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब? न्यायिक समीक्षा टर्म है, ये भी मेंस का क्वेश्चन ही है और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। न्यायिक समीक्षा का संदर्भ हम न्यायपालिका से लेते हैं। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत विधायिका जब कोई विधि बनाती है, कार्यपालिका उसका कार्यान्वयन करती है, उसके दौरान यदि नागरिक अधिकारों की, जन कल्याणकारी भावनाओं की या फिर लोगों को समानता के स्तर पर लाने के जो प्रयास हैं उसको बाधा पहुंचती है, तो उस समय न्यायपालिका लोगों का अभिभावक बन जाता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है और इस तरह की विधि को, इस तरह के कार्यान्वयन को विधायिका के और कार्यपालिका के अन्याय संगत बोल देता है, न्यायोचित नहीं है। आधारभूत ढांचे को सामने लाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आधारभूत ढांचे के बारे में, जिसमें नागरिक अधिकारों का भी समावेश रहता है और विधि को निरस्त कर देता है। तो ये तो थी हमारी व्यवस्था। संसदीय सर्वोच्चता की बात हम कर रहे थे, तो संसदीय सर्वोच्चता केवल ब्रिटेन में ही लागू है। और संसद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति नहीं है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता की स्थिति है। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थिति कैसे है, तो आइए हम जानते हैं कि क्या भारत की संसद संप्रभु है कि नहीं है, जो आपके मन मानस में क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए, यदि भारत की संसद यदि संप्रभु होती या सर्वोच्च होती तो उसकी पकड़ राज्य सूची में भी होती।
केंद्र और राज्य स्तर में शक्तियों का वितरण यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण यह दर्शाता है कि संसदीय स्थिति संप्रभु नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, वह एक विधि व्यवस्था के अंतर्गत ढांचा तले काम करती है। पहली बात तो रही है। दूसरी बात, संवैधानिक सर्वोच्चता के अंतर्गत हम देख लेते हैं, संसद कोई भी विधि बनाती है उसको हम न्यायपालिका के द्वारा कानूनी या न्यायिक समीक्षा में ला लेते हैं। कैसे? आधारभूत ढांचे को आधार बना के आपने कोई भी बिल लाया, कोई भी विधेयक लाया और उससे मान लीजिए किसी भी समाज की या किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकता है। यदि न्यायपालिका उसकी याचिका को वैध पाता है, उसकी याचिका में उसे दम दिखता है, उसकी जांच होती है और संविधान के अकॉर्डिंग ये है या नहीं है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना क्योंकि उसका दायित्व है, तो नागरिक अधिकारों से इस विधि को असंगत पाने पे विधायिका द्वारा पारित कानून को, संसद द्वारा पारित कानून को या तो वह संशोधित कर देती है या तो वह निरस्त कर देती है। तो पहली बात तो रही है। अब आगे हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या संप्रभु है, संसदीय संप्रभु? तो नहीं है, नहीं है, जैसा हमने समझा दिया। कैसे? पहली बात तो यह कि संप्रभुता होने के लिए सब कुछ सर्वे सर्वा संसद होना चाहिए, लेकिन भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। तुम जो भी काम करोगे सर्वोच्च न्यायालय उसे गलत ठहरा सकता है यदि वह नागरिक अधिकारों की अवहेलना करता है। दूसरी चीज ये विकेंद्रीकरण व्यवस्था, केंद्र से राज्य और राज्य से स्थानीय स्तर तक की व्यवस्थाएं केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर को अलग अलग स्वायत्तता देती हैं। तो संसद संप्रभु का है कि, संसद से मतलब क्या? केंद्र संप्रभु का है कि। दूसरी बात ये, फिर हम सबसे बड़ी चीज ये देखते हैं कि कुछ सूचियां दी हुई हैं, केंद्र की सूची और राज्य की सूची, जिन्हें हम पढ़ते हैं केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीन में हम पढ़ते हैं, जिसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इनमें कुछ विषय दिए हुए हैं। तो संघ सूची और समवर्ती सूची, इन पे पूरा अधिकार तो संसद का है, लेकिन क्या राज्य सूची पर पूरा अधिकार है संसद का? जी नहीं। राज्य सूची में जो संपूर्ण अधिकार है वो राज्यों का ही होता है, बशर्ते अपवाद में आपातकालीन स्थिति है। यदि आपात की स्थिति आती है तब संसद राज्य सूची में भी काम करता है, राज्य सूची के भी तत्वों का उपयोग कर लेता है, राज्य सूची में भी कानून बना सकता है। तो बात तब की रही जब अपवाद स्वरूप रहा। फिर देख लेते हैं, भारत में संसदीय सर्वोच्चता है, ये आप तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है, ये आप समझ गए। और संसद सर्वोच्च कहाँ है? ब्रिटेन में है, ये भी जान गए। आइए हम बात करते हैं संघीय और एकात्मक विशेषताओं के मिश्रण की। भारतीय संविधान के बारे में संविधान वेत्ताओं और आलोचकों का हमेशा टकराव ये रहा है कि भारत की जो व्यवस्था है क्या संघात्मक है या एकात्मक है। संघात्मक का मतलब क्या? केंद्र और राज्य साथ साथ काम करते हैं, या केंद्र का ही बोलबाला है, राज्य का कुछ चलता नहीं है। तो हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने इस बात को प्रमाणित किया, इस बात को दर्शाया कि नहीं, राज्य की भी चलती है, राज्य को साथ लेके ही केंद्र आगे बढ़ता है, क्योंकि राज्यों का संघ ही है। अनुच्छेद 1 जो ये कहता है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब क्या? जितने भी राज्य हैं वो किसी समझौते के परिणाम नहीं हैं, वह अपनी इच्छा से भारत में सम्मिलित हुए हैं और वो भारत से अब कभी अलग थलग नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो ये रही है। तो ये संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है, ये भारत की संघात्मक स्थिति को दर्शाता है। और ये भी आपने वित्त आयोग के बारे में सुना होगा, अनुच्छेद 280। जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो मैं एक एक चीज का डिटेल एनालिसिस करूंगा। वित्त आयोग की स्थापना ही इसलिए की गई है, वित्त आयोग इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि राज्यों को उनका हक मिल जाए, उनका हक छीना ना जाए, उनकी स्वायत्तता दे दी जाए, उनको शक्तियां दिया जाए, लेकिन वो आर्थिक संदर्भ में है। तो केंद्र और राज्य के समन्वय में हम बहुत बढ़िया उदाहरण वित्त आयोग के संदर्भ में देख सकते हैं कि वित्त आयोग, आप ऐसा मान सकते हैं कि वित्त आयोग एक अभिकर्ता है जो केंद्र का राज्य से और राज्य का केंद्र से संपर्क करवाता है। सीधी सी बात ये। तो पहली बात ये हो गई। फिर देख लेते हैं भारत में एकात्मक लक्षण की जो बात कर रहे हैं,
तो भारत क्या एकात्मक है? क्या भारत में ऐसी स्थितियां भी हैं कि भारत एकात्मक संविधान की तरह लक्षण प्रतीत करने देता है? तो जी हाँ, आप देखेंगे भारत में इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता से क्या मतलब है? भारत में इकहरी नागरिकता से क्या मतलब है? इकहरी नागरिकता से मतलब ये कि कोई व्यक्ति पैदा भले राज्य में हुआ है, लेकिन उसको नागरिकता सिर्फ भारत की मिलती है, राज्य की नहीं। आपने यूएसए का संविधान सुना होगा, उसके बारे में जानकारी जुटाई होगी। उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण अमेरिका का भी नागरिक होता है और जहां वो निवास कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट का भी निवासी होता है वो, तो उसके लिए डबल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत के एकात्मक लक्षण को दर्शाने के लिए यह तथ्य स्पष्ट है कि भारत में एकात्मक नागरिकता का प्रावधान है। इकहरी न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका का शीर्षस्थ स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है, वो है सुप्रीम कोर्ट। उसी के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन संपूर्ण नियंत्रण, संपूर्ण निर्बंधन सुप्रीम कोर्ट आरोपित करता है। सबसे बड़ा सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के फैसले को बदल भी सकता है, निरस्त भी कर सकता है। उसके पास कोई ऐसा मामला है जो उसके संवैधानिक दायरे से, संवैधानिक अधिकारों से बाहर है, तो उसे अपने पास मंगा सकता है, निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है और अन्य न्यायालयों की स्थापना के लिए व्यवस्था बनाता है। तो एकीकृत न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च बनाती है, ये एकात्मक लक्षण ही तो है। केसी वेयर जैसे महान संविधानवेत्ता ये मानते हैं कि भारत में संघात्मक के साथ एकात्मक लक्षण भी विद्यमान है। तो संघात्मक के साथ एकात्मक लक्षण विद्यमान होने की उन्होंने कौन से तत्व लिए? उन्होंने वही तत्व लिए, इकहरी न्यायपालिका, इकहरी न्याय नागरिकता, वोट देने का जो है इकहरी स्वतंत्रता, एक ही वोटर आईडी, आप चाहे राज्य हो चाहे केंद्र, दोनों के चुनाव में यूज करते हो। ये क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? आपके एकात्मकता, आपके संविधान की एकात्मकता के लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसलिए आलोचक ये बोलते रहे हैं, हमेशा से बोलते रहे हैं, और समय और परिस्थिति के हिसाब से उनका सोचना भी जायज है कि भारत संघात्मक होते हुए भी एकात्मक लक्षण प्रतीत करता है, एकात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है। केसी वेयर इनमें बहुत ही प्रमुख है। आप इनका कोटेशन डालेंगे, आप इनका कथन डालेंगे, केसी वेयर के अनुसार भारत संघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार के मिश्रण का एक बेहतरीन संघीय व्यवस्था है। संघात्मक और एकात्मक की संघीय व्यवस्था है। कहने का मतलब ये कि सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक, लेकिन आपात जैसे आपातकाल आता है ना, तो आपातकाल में संपूर्ण शक्ति कहाँ केंद्रित होती है? संसद में होती है, केंद्र के पास होती है। वह राज्य सूची में भी नियम बना सकता है, राज्य सूची का भी उपयोग कर लेता है। सोचिए, राज्यों के ऊपर कब्जा कर लेता है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो केंद्र अभिभावक बन के खड़ा हो जाता है। तो एकात्मकता के लक्षण यहाँ से दर्शाते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण। तो संघात्मक क्यों है और एकात्मक क्यों है? एकात्मकता के लक्षण में ये सब डालिए जो मैंने बोला है। राज्यपाल के बारे में सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कि राज्य के लिए राज्यपाल है, राज्य प्रमुख राज्यपाल है, राज्यों के विकास के लिए काम करेगा। इससे राज्य की स्वायत्तता का पता चलता है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति बैठा है तो राज्य में राज्यपाल है, लेकिन राज्यपाल की क्या संवैधानिक स्थिति स्वतंत्र है? राज्यपाल भी क्या कर रहा है? केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक होता है, कोई भी ऐसा प्रस्ताव होता है जो उसके पास होने के लिए जाता है, तो ज्यादातर मामलों में क्या करता है? राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके संरक्षित कर लेता है, उसका उपयोग कर लेता है। तो कहीं ना कहीं वो केंद्र के प्रति झुकाव उसका ज्यादा है। तो ये भी एकात्मकता के लक्षण में ही आएगा। तो लिख लीजिए, राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में काम करता है। तो बात तो रही ये। और कोई भी राज्य संघी कब होता है? पहली बात तो आप ये जानिए, कोई भी राज्य संघी कब होता है? क्या आपने कभी सोचा कि भारत राज्यों का संघ है? क्या अनुच्छेद एक ही वो आधार है जिसके आधार पर हम कहते हैं भारत राज्यों का संघ है? जी नहीं, संघ होने के लिए भी कुछ प्राथमिकताएं हैं,
प्रायोरिटीज़ हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है संघीय व्यवस्था के लिए। पहले तो ये देखिए कि 2 स्तर में सरकार का विभाजन है कि नहीं, केंद्र और राज्य। केंद्रीय स्तर की सरकार अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है और राज्य स्तर की सरकार अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। पहली बात तो ये, हाँ, संवैधानिक दायरा होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि पूर्ण स्वतंत्र है। दूसरी बात, शक्ति का विकेंद्रीकरण, केंद्र से राज्य और राज्य से स्थानीय स्तर। केंद्र से पैसा राज्य में, राज्य से पैसा स्थानीय स्तर पे आता है। ये क्या शक्ति के विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। वित्त आयोग, वित्त आयोग भी शक्ति के विकेंद्रीकरण का ही एक स्वरूप है जो केंद्र और राज्य का मिलान बिंदु कहलाता है। तो संघात्मक होने के लिए लक्षण कौन कौन से होने चाहिए। पहली बात तो ये, संगठन का ढांचा आप ले लीजिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण ले लीजिए। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत लिख लीजिए, एरो बना लीजिए, केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय स्तर। और आप जब नोट्स बनाएं तो की पॉइंट में बनाएं। मेरा आपसे अनुरोध है की पॉइंट में बनाएं। जितना मैं बोल रहा हूँ केवल उतना ही कंटेंट डालें जिसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। और कोई भी प्रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, प्रेफरेंस बुक साथ में पढ़ते रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर बात करते हैं कि और क्या चाहिए। देखिए, लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है संघात्मक व्यवस्था के लिए। इसीलिए अमेरिका को संघात्मक नहीं परिसंघात्मक व्यवस्था कहते हैं। सॉरी, ब्रिटेन में शायद अलिखित संविधान चलता है। सबसे पहला लिखित संविधान तो हम अमेरिका का ही मानते हैं, और अमेरिका के संविधान से ही अन्य देशों की तुलना करके हम बता पाते हैं कि किसी देश का संविधान संघात्मक है या एकात्मक। कितनी रोचक बात है कि संविधान संघात्मक है या एकात्मक, यह व्यवस्था देखने के लिए हम अमेरिका के संविधान का प्रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के संविधान में कहा गया है, अमेरिकी संविधान राज्यों का परिसंघ है। यूनियन वर्ड वहां भी यूज हुआ है, लेकिन वहां का यूनियन अलग है, वहां की परिस्थितियां अलग थी। जब राज्य अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुए, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी विधि संहिता निर्माण के लिए आपस में एक समझौता कर लिया कि अभी हम साथ रहेंगे ताकि कोई भी विदेशी हुकूमत हम पे राज ना कर सके। वर्तमान में तो ये व्यवस्था चलती रहेगी, लेकिन भविष्य में देखा जाएगा कि क्या हम स्वतंत्र रूप से रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। तो यदि ऐसा किसी राज्य को लगता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है अमेरिकी संविधान के साथ या अमेरिकी व्यवस्था के साथ, तो वो उससे अलग होने के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन भारत में तो ऐसी स्थिति है नहीं। तो सोचिए कितनी रोचक बात है कि भारत ने किस प्रकार वादा है। जब रियासतों का एकीकरण हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की देशी नीति बहुत काम आई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज नहीं होते तो देश की कुछ स्थिति और होती। जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति में सक्षम थे, लेकिन देश नीति उनकी बेकार थी। कहने का मतलब ये, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यथार्थ बोल रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ जानेंगे, बिना पढ़े आप कैसे जान पाएंगे। क्योंकि कोई कुछ बता दे उस पर विश्वास ना करें, उसका अध्ययन करें, क्योंकि एक तार्किक विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण आपने देख लिए। संघात्मक लक्षण में लिख लीजिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 के आसपास, 1992 से 1993 के मध्य है। उसमें आपने देखा होगा नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, यानी स्थानीय स्तर की बात कुल मिला के। स्थानीय शक्ति भी दी गई है, स्थानीय स्वायत्तता भी दी गई है। तो ये भी संघात्मक ढांचे का ही प्रकार है, क्योंकि संघात्मक ढांचे में शक्तियों का विकेंद्रीकरण टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे होता है, केंद्र से राज्य, राज्य से स्थानीय। अब बात आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मकता के लक्षण हमने देख लिए हैं। संघात्मकता के लक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, न्यायपालिका यदि स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो फिर काहे का संघ। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघात्मक व्यवस्था का बहुत अच्छा लक्षण है, जो अन्य देशों में नहीं पाया जाता है। केवल गिने चुने ही विश्व के कुछ देशों में पाया जाता है, उनमें से भारत सबसे प्रमुख है। भारत का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। तो आप ये ले लीजिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। ये भारत की संघीय व्यवस्था में स्पष्ट विवरण संविधान में दिया गया है। आप चाहें तो संविधान की मूल प्रति, बेयर एक्ट आता है संविधान का, बेयर एक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय है कि यदि आपके पास समय सीमित है,
समय सीमित नहीं तो आप पढ़ें, लेकिन समय सीमित है तो मैं इतना कंटेंट दे दूंगा आपके लिए पर्याप्त होगा। संविधान इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। संविधान इससे बेहतरीन और इससे कम समय में इतना कम समय इतना बेहतरीन डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप करते चलें, क्वालिटी क्या है ये आगे पता चलेगी। फिर बात करते हैं हम, भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण यहाँ दिया हुआ है। एकात्मकता के लक्षण जो है भारतीय संविधान में किस प्रकार है, तो आप ये भी जान लीजिए। एकात्मकता के लक्षण से हमने बता दिए, राज्यपाल की स्थिति, आपातकालीन स्थितियों में केंद्र का हावी होना। अखिल भारतीय देखा है आपने, IAS IPS भले राज्य में काम करते हैं लेकिन कंट्रोल पूरा सेंट्रल का रहता है। तो अखिल भारतीय और प्रशासनिक सेवाओं में केंद्र का जो पूर्ण नियंत्रण रहता है वो राज्यों की स्वायत्तता को, राज्यों की शक्ति को सीमित करता है। ये एकात्मकता के लक्षण को ही दर्शाता है। तो आप लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये अखिल स्तर की सेवाएं कहलाती है, केंद्र स्तर की सेवाएं कहलाती हैं। IAS IPS IFS विदेशी सेवा भी होती है, भारतीय विदेश सेवा, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इस तरह की देखिए संपूर्ण जो लोक सेवा की व्यवस्था है, संघ लोक सेवा की व्यवस्था, इसके लिए आयोग का निर्धारण कर दिया गया है। वो भले राज्य में काम करता है लेकिन टोटल कंट्रोल किसका होता है, इन्हीं का होता है। राज्य की शक्ति वहां सीमित है। पहली बात तो ये, केसी ने कहा था अर्धसंघीय लक्षण भारतीय संविधान में प्रतीत होते। अर्धसंघीय मतलब कभी संघात्मक तो कभी एकात्मक, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले माना था कि भारतीय संविधान संघात्मक के साथ एकात्मक व्यवस्था की ओर रुख करता है, और उन्होंने संविधान सभा में एक वक्तव्य दिया था। अपने वक्तव्य में कहा था कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था दिखती है। यह उसकी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है, बहुत ही विलक्षण गुण है, जो इसे भविष्य में बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली है, क्योंकि बड़े अधिकार के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, जिसका वहन केंद्र सरकार केवल एकात्मक प्रतिरूप में ही कर सकती है। कहने का मतलब ये तो थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गए जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप साधारण भाषा भी लिख लीजिए शॉर्ट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि संघात्मक व्यवस्था सामान्य स्थिति में आप केंद्र राज्य के समन्वय को चलने दीजिए, लेकिन जब राज्य संकट में आ जाए तो केंद्र को अभिभावक बन जाने दीजिए, केंद्र पूरी सत्ता संभाल ले, केंद्र चारों तरफ से राज्यों को सुरक्षित करें। जब अनुच्छेद आप 358 359 पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि संविधान राज्यों की सुरक्षा कैसे करता है, या केंद्र राज्यों की सुरक्षा किस प्रकार करेगा। आपात उपबंध में पढ़ेंगे भाग 18 में, तो वो तो बात का टॉपिक होगा, लेकिन मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि भीमराव अंबेडकर ने भी इस तथ्य को समर्थन दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि USA का संविधान देश का पहला संघीय संविधान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसी कारण से हम इसी की व्यवस्था से अन्य देशों के संविधान की तुलना करके बता देते हैं कि वह संघीय है या नहीं। क्योंकि जो अमेरिका का संविधान है उसमें लिख दिया गया है कि संघीय होने के लिए क्या लक्षण है, और वही लक्षण जो उसमें दिए हुए हैं उससे हम तुलना कर लेते हैं कि हमारे संविधान में क्या लक्षण मैच हो रहे हैं। लक्षण मैच हो रहे हैं तो संघात्मक है, नहीं हो रहे हैं तो वो अलग प्रतिरूप है, चाहे एकात्मक हो चाहे अर्धसंघात्मक हो। तो बात रही ये। फिर आगे बात करते हैं इसमें संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत तो आपने ब्रिटेन में देख लिया है। हाँ, 1787 में जब अमेरिकी संविधान बना, ब्रिटेन हुकूमत से मुक्ति के बाद ब्रिटेन औपनिवेशिक सत्ता का शासन अमेरिका पे भी रहा। तो जब अमेरिका 1787 में, सोचिए 1787 कब का समय है, तब अमेरिका ब्रिटेन के चंगुल से मुक्त हो गया था।